नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे करंट अफेयर्स न्यूज की सीरीज है उसको कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो सारे लीडिंग सोर्सेस हैं वहां से ये न्यूज ली जाती है और आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन दो नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की पहली न्यूज देखेंगे हम। और जो पहली न्यूज है कि व्हाट इज बाइडू, है ना। बाइडू जो है आपका एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। किसका? चाइना का। किसका? चाइना का है। ये चाइनीज सैटेलाइट जो नेविगेशन सिस्टम है उससे संदर्भित है ये न्यूज। और जैसे कि नेविगेशन सिस्टम के बारे में और भी आपने सुना होगा कि यूएसए का जैसे जीपीएस है जो आप लोग अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रशिया का भी है जिसका नाम ग्लोनास है। आपका रशिया की बात करें अगर अपन, तो उसका जो सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसका नाम है आपका ग्लोनास। और उसके बाद अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने डेवलप किया था जिसका नाम था गैलीलियो। और उसके बाद बात करें तो चाइना ने डेवलप किया है जिसका नाम है बाइडू। और अब उसने कंप्लीट कर लिया है ये प्रोग्राम, उन्होंने 1994 में स्टार्ट किया था और अब जाके वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिफ्थ नंबर आता है हमारे भारत देश का, जिसका नाम है नेविगेशन सैटेलाइट का भारत देश का नाविक नाम है, आपने सुना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर में जापान भी डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या न्यूज है ये और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि जो साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स में वो बिल्कुल कंटेक्चुअल आता है। यहां तक कि मेंस में भी इंपॉर्टेंट जो कंटेक्चुअल पार्ट है वही लिखना होता है, बहुत ज्यादा इसमें विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो अभी अभी चाइना ने ये मतलब घोषणा की है कि जो उनका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बाइडू है वो पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब वो आत्मनिर्भर हो गए हैं अपने स्वदेशी जो उनकी नेविगेशन प्रणाली है उसके लिए। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि इसमें जो सैटेलाइट्स हैं उनके नेटवर्क का यूज किया जाता है। ये बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। और इसकी अगर एक्यूरेसी की अगर अपन बात करें तो ये आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी 2.2 मीटर है ना। ये जो एक्यूरेट डेटा है ये 2 मीटर का है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2.2 लिखा हुआ है। ये 2 मीटर तक की बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। देखिए जीपीएस जो है वो पोजीशनिंग सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम में जो यूज किया जाता है। ठीक है ना। पोजीशनिंग का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थिति। ठीक है, पोजीशनिंग का मतलब है कि आपकी स्थिति। ठीक है, अब स्थिति के अंतर्गत इसके जो यूज हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, सिविलियन यूज भी हो सकता है इसका और मिलिट्री में भी यूज हो सकता है और टाइमिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। जैसे भारत देश ने नाविक डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया उसके पीछे रीजन क्या था कि जब कारगिल वॉर चल रहा था तब यूएसए ने अपनी जीपीएस सुविधा भारत को मुहैया नहीं कराई थी, इसलिए भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए नाविक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं वहां पर। ठीक है ना। तो नाविक के अंदर देखेंगे अगर आप, मैं ये आपको इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाविक। ठीक है ना। फिर हम बाइडू देखते हैं। तो नाविक में अगर अपन देखेंगे तो उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं जिसमें 4 जो हैं आपके जियो सिंक्रोनस हैं और 3 आपके जियो स्टेशनरी हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अब अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि क्या है इसके बारे में, बाइडू के बारे में। तो एक्यूरेसी के बारे में अपन ने देख लिया कि ये 2 मीटर तक एक्यूरेट जानकारी देता है, जबकि नाविक की बात करें तो वो 20 मीटर तक की आपकी एक्यूरेट जानकारी देगा, लाइक जीपीएस। ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा कि पोजीशनिंग है तो जैसे फिशरीज है या मिनरल का एक्सप्लोरेशन करना है या जानकारी लगाना है कि वहां किस मात्रा में वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहां भी इसका यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, स्पेशल केयर में, और इसके बहुत ज्यादा मास मार्केट एप्लीकेशंस हैं, फॉरेस्ट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल ये आपकी इंफॉर्मेशन है। और यहां पर लिखा गया है कि 1994 में ये प्रोजेक्ट जो है चाइना का बाइडू
वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पहले पूछा जा चुका है स्टेट के एग्जाम में कि जो बाइडू है वो कहां का नेविगेशन सिस्टम है ना, कंट्रीज के नाम दिए थे, तो ये चाइना का है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि भैया इसमें जो आपका सैटेलाइट्स वगैरह है तो कितने सैटेलाइट हैं और कहां कहां इनको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि जो अपना बाइडू है, जो अपना बाइडू चाइना का आपका नेविगेशन सैटेलाइट है, तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए कि सैटेलाइट्स कहां कहां पर इसमें उपग्रह जो है स्थापित किए गए हैं, तो जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है उसमें 27 सैटेलाइट्स स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें भू स्थैतिक की बात करें अगर अपन, है ना, जियो स्टेशनरी की बात करें तो वहां पर 5 सैटेलाइट्स को स्थापित किया गया है। और उसके अलावा अगर अपन देखें जियो सिंक्रोनस, जिसको भू तुल्यकालिक बोला जाता है, उसमें 3 सैटेलाइट्स को स्थापित किया गया है। मतलब 27 + 5 + 3। आप लोगों को जियो सिंक्रोनस और जो आपका जियो स्टेशनरी है वो समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं ब्रीफ भी कर देता हूं। देखिए, करंट से स्टैटिक को हमेशा लिंक करके पढ़ना है। जैसे कोई चीज न्यूज में आए तो आप उसको जो स्टैटिक पार्ट है उसको रिवाइज करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यूपीएससी में या किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, वो ऐसे ही वहां पर फ्रेम किया जाता है। तो जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है, दो समझ लेते हैं अपन कि जो जियो सिंक्रोनस है वो क्या होता है और जो आपका सन सिंक्रोनस है वो क्या होता है। ठीक है, और जियो स्टेशनरी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, वो जियो स्टेशनरी जो है आपका वो एक हाइट पे, मतलब हाइट होती है 35,784। ठीक है, तो किलोमीटर की जो हाइट होती है, उस हाइट पे अगर कोई उपग्रह सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है तो उसको बोला जाता है कि वो भू स्थिर है और वो जो है वो भू तुल्यकालिक के अंदर आता है। तो जैसे जियो सिंक्रोनस की बात करेंगे भू तुल्यकालिक की, तो उसमें होता क्या है कि जो पृथ्वी जैसे रिवॉल्व करती है, आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट वो रिवॉल्व करती है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से, घूर्णन के हिसाब से सामंजस्य स्थापित करके उसी दिशा में किसी सैटेलाइट को स्थापित करना, है ना। डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, और अर्थ आपकी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, ये जो अर्थ है आपकी वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब अर्थ के चारों तरफ जैसे ये रिवॉल्व कर रही है तो इसी की दिशा में अपन क्या लगा देंगे, सैटेलाइट को स्थापित कर देंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये भैया आपका क्या है, जियो सिंक्रोनस है। क्या है, जियो सिंक्रोनस है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है कि इक्वेटोरियल, मतलब विषुवतीय क्षेत्र है, आपको तो पता है ना, कि इक्वेटोरियल एरिया किसको बोला जाता है, 0 डिग्री के आसपास वाला। तो जियो सिंक्रोनस जो होता है वो किसी भी हाइट में लगाया जा सकता है, मतलब स्थापित किया जा सकता है सैटेलाइट को। तो उसमें डिफरेंट हाइट के हिसाब से अपन बोलते हैं कि लोअर मतलब ऑर्बिट में है या मीडियम ऑर्बिट में है या हायर आपके ऑर्बिट में। तो हायर जो हाइट है आपकी वो 36,000 जो आपका किलोमीटर है। उसके बाद जो मीडियम की बात करेंगे तो 35,784 आपका किलोमीटर हाइट लिया जाता है। लोअर में अप्रोक्सीमेटली आपका 2000 किलोमीटर की हाइट को मतलब लिया जाता है। ठीक है ना, तो इसका एक रोटेशन पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी का रोटेशन 24 घंटे में एक बार पूरा होता है, अपना घूर्णन की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो 24 घंटे में एक बार जैसे वो पूरा करता है वैसे ही ये सैटेलाइट भी उसी तरीके से रोटेट करता है। अब कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है कि भैया ये जियो स्टेशनरी है। और जियो स्टेशनरी का मतलब ये कि कम्युनिकेशन के लिए एक स्थिर, मतलब भू स्थिर कक्षा बोला जाता है। लगभग सर्कुलर होती है वो, एकदम सर्कुलर नहीं होती, लगभग सर्कुलर होती है। और वो जो हाइट होती है जिसको जियो स्टेशनरी बोला जाता है वो 35,784 किलोमीटर होता है। इसके बाद अगर अपन देखें सन सिंक्रोनस की बात करें अगर अपन, तो सन सिंक्रोनस की बात करें तो ये रिवॉल्यूशन पे, मतलब जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी अपनी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के परिक्रमण से संदर्भित है वो। ठीक है ना, तो उसके अगर डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करेंगे, मैं बिल्कुल सिंबॉलिक बना रहा हूं डायग्राम, आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना लीजिएगा उसको। तो जैसे ये अपनी अर्थ है, ये आपकी परिक्रमण कर रही है किसका, सूर्य का। ठीक है ना, ये अर्थ है, तो जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ये जो सैटेलाइट लगेगा वो ऐसा लगेगा आपका। ठीक है, मतलब जिस तरीके से सूर्य का वो परिक्रमण करती है, और इसमें फिक्स नहीं होता, और पूरे दिन में किसी एक नियत स्थान पर ये आता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का हो गया, ये पोलर
पोलर एरिया में हो गया, ठीक है। और इसकी जो मतलब इसको स्थापित किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, भेजा जाता है जो सैटेलाइट को, तो वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, जिसकी हाइट लिया जाता है मतलब नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 600 से लेके 800 किलोमीटर तक सामान्यता, और इसी के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग वगैरह को भी स्थापित किया जाता है। इसके अलावा एक आप सुनते होंगे कि जैसे मतलब हायर अर्थ ऑर्बिट जो है वो लगभग जो है सर्कुलर होता है, जो अपन ने जियो स्टेशनरी में देख लिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ स्टैटिक जानकारी दे दी जो इंपॉर्टेंट थी यहां पर आया। तो इसके बाद अपन कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, वो देख लेते हैं कि जो बाइडू जो प्रणाली है उसके मतलब पूर्ण होने पर चाइना जो है वो सेल्फ रिलायंट हो गया, ये बिल्कुल सही बात है, आत्मनिर्भर हो गया है वो, है ना, हो ही जाएगा, अब उसको किसी और की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप देखते हैं कि यूएस और चाइना के बीच हम जो अपने संबंध है वो कितने टेंस चल रहे हैं अभी के संदर्भ में, समकालीन संदर्भों में आप देखेंगे तो, ठीक है ना। तो इसी के लिए वो अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो आत्मनिर्भर हो गया है अपने ही उससे, तो सिक्योरिटी भी किसी कंट्री की बढ़ जाती है अगर वहां का अपना इंडिजीनियस स्वदेशी उनका सिस्टम बन जाता है तो, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो जीपीएस है वो यूएसए गवर्नमेंट की है, और उसको जो अमेरिकन आपका यूएस का जो एयरफोर्स है उसके द्वारा मतलब ऑपरेशन में लाया जाता है, संचालित किया जाता है उसको। और रूस के बारे में मैंने बता ही दिया, ग्लोनास है उनका जो नेविगेशन सिस्टम है सैटेलाइट का, और ईयू का आपका गैलीलियो है ना, मैंने आपको बता दिया। चाइना का बाइडू है, भारत का आपका क्या है, नाविक है, जो कि रीजनल है, ठीक है ना, रीजनल है। जो करंट अफेयर्स में आपने सुना भी होगा कि मतलब दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के लिए हम मतलब डेवलप कर रहे हैं, अपने साथ साथ उनको भी वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें से पाकिस्तान बाहर भी हो गया था, है ना, करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा। तो ये आपकी ये न्यूज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है आपकी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो विनिर्माण है उसके लिए उत्पादन, फिर वही बात आ गई, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। तो उसी से संदर्भित ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने के लिए ये आपकी पीएलआई योजना लाई गई है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अब जब भी किसी उद्योग को हमको प्रोत्साहन देना होता है तो किसी ना किसी तरीके का सरकार को क्या देना पड़ता है, किसी ना किसी तरीके का उनको क्या देना पड़ता है, कोई ना कोई छूट देनी पड़ती है, किसी ना किसी तरीके की उनको छूट देंगे तभी तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और वहां पर अपनी इंडस्ट्री को स्टेबल करेंगे, जब उनको ज्यादा प्रॉफिट यहां पर दिखाई देगा। उसी संदर्भ में यह पहल भारतीय सरकार ने किया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मीटी बोला जाता है, जिसका नाम चेंज किया गया था विगत 2 वर्ष पहले ही, तो उसने ही ये जो है प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया है, ठीक है ना, मतलब प्रमोट करने के लिए। क्यों और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और जो अन्य तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके कलपुर्जे हैं, है ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग से संदर्भित, जैसे आपका सैमसंग हो गया, ठीक है, और पेगाट्रॉन हो गया, फ्लेक्स हो गया, फॉक्सकॉन हो गए, ऐसे जो मतलब वैश्विक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल दिग्गज हैं, उनके साथ ये वार्ता संपन्न करके इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें किस तरीके का प्रोत्साहन दिया है गवर्नमेंट ने, वो देखने की जरूरत है, और इसको हम मेंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कि किस तरीके से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से हमारे यहाँ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंडिचर भी करेंगे, उनका लाइफस्टाइल सुधरेगा, है ना, वो हेल्थ और एजुकेशन को अवेल कर पाएंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे, तो इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है व्यापक तौर पे मतलब बहुत मतलब व्यापक तौर पे एक्सटेंसिवली जो है इन्वेस्टमेंट को हमारे यहां लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इसमें फाइनेंशियल जो है एड दिया जाएगा, फाइनेंशियल उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस योजना के तहत जो आपकी भारत सरकार है उन्होंने मतलब ये बोला है कि जो आपकी कंपनियां हैं उनको शुरू के 5 से 6 वर्ष के लिए जो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें 4 से 6% तक का क्या दिया जाएगा, राहत दिया जाएगा। वही तो उनके लिए क्या होगा, प्रमोशन होगा, उनके लिए प्रोत्साहन होगा, ठीक है ना, उनको निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो बेस ईयर बनाया गया है, वो जो आपका बेस ईयर होगा वो 2019-20
है ना, मतलब 2019-20 को बेस ईयर इसमें बनाया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे इकोनॉमिक्स में कि बेस ईयर से तो एक साल, जैसे 2012 को ले लिया तो बेस ईयर मान लिया, अब 2016 में कोई गणना करना है तो 12 के हिसाब से किया जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें आधार वर्ष जो है 2019-20 को लिया गया है कैलकुलेशन के लिए। किसके कैलकुलेशन के लिए? इंसेंटिव्स के लिए, जो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इसके लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भैया ये इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है ना, जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, है ना, इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी? तो इसके लिए एक जो नोडल एजेंसी बनाई जाएगी जो इसका मैनेजमेंट देखेगी वो आपकी पीएमए है। पीएमए का मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और जो समय समय पर अपनी मीटिंग को और जो उनके मतलब सचिवालय कार्य हैं, सेक्रेटरीट के जो उनके काम हैं, है ना, और मैनेजर जो मतलब मैनेजर लेवल के जो प्रबंधकीय कार्य हैं, मैनेजेरियल जिनको बोला जाता है फंक्शन, उसके संदर्भ में ये कार्य करेगी और उनको जो इंप्लीमेंटेशन में जिस तरीके की भी हेल्प लगेगी उस संदर्भ में भी वो उनको सहायता प्रदान करेगी। उस क्षेत्र में ये नोडल एजेंसी काम करेगी, ठीक है ना। और इस योजना के अनुसार अगर अपन देखें तो 15,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए और उससे बड़े जो भी मौद्रिक मूल्य के मॉनेटरी टर्म्स में जो भी सेल फोन्स वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने पर 6% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस संदर्भ में अगर देखें तो जो इंडियन सिटीजन्स के कोई स्वामित्व में, उनके ओनरशिप में मोबाइल फोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको नेक्स्ट 4 इयर्स में जो प्रावधान किया गया है इंसेंटिव की, जो फंडिंग की, जो प्रोत्साहन राशि का मतलब प्रावधान किया गया है वो 200 करोड़ का है, ठीक है ना। अब इससे होगा क्या और ये किया क्यों गया? क्योंकि अगर इंडिया को आप देखेंगे तो जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लैक करता है कंपटीशन में, जो और देश हैं उनसे हम पिछड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। और इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 8 से 11% के बीच, मतलब 8.5 से लेके 11% तक का हमारा क्या है, अकाउंट लैक करता है। क्यों लैक करता है? क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, पर्याप्त जो अवसंरचना है इससे संदर्भित वो नहीं है, डोमेस्टिक सप्लाई चेन नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, फाइनेंस की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और जो है पावर जो अवेलेबल है वो भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं और इनसे निपटने के लिए, और ये जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट वाला तो काम आ ही जाता है इसमें, वो मुद्दा आ ही जाता है कि यहाँ पर कौशल विकास में भी कमी है इस क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इन सब के कारण जो है भारत देश को जो नुकसान हो रहा है वो 8.5 से लेके 11% तक हो रहा है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए, उसी से हमको राहत पाने के लिए ये भारतीय सरकार ने कदम उठाया है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू भारत क्या करना चाह रहा है? हमारा जो भारत देश है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो डिजाइनिंग है आपकी और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत को एक मतलब इंटरनेशनल लेवल में एक सेंटर के रूप में, वैश्विक केंद्र के रूप में एक स्थापित करने के लिए, विकसित करने के लिए, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके कलपुर्जे हैं उनको विकसित करने के लिए और वैश्विक स्तर पर भारत को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए और उस कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के लिए जो भी एडेप्टिव मतलब जो भी अनुकूल वातावरण है उसको निर्माण करना और प्रोत्साहित करना क्या है, इस योजना का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो ये इस योजना के बारे में जानकारी हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है वो गोरखा जो रेजिमेंट है, गोरखा जो सोल्जर्स का नाम आपने सुना होगा, उसके संदर्भ में है। जो आपने हिस्ट्री में मॉडर्न में पढ़ा भी होगा कि 1814 से 16 में जो आपका एंग्लो नेपाली वॉर हुआ था, उसके बाद 1815 में ब्रिटिशर्स ने सेना में जो आपके गोरखा सैनिक हैं उनको भर्ती करने का फैसला किया था, है ना। तभी से ये गोरखा रेजिमेंट, गोरखा सोल्जर्स का जो विषय है वो आता है, ठीक है ना। तो अभी दरअसल ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि जो आपके नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि ये जो मतलब त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, किसके किसके बीच, नेपाल और इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच एक समझौता हुआ था गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवाओं से रिलेटेड, ठीक है ना, 1947 में। तो उसको उन्होंने बोला कि भैया ये निरर्थक है, इसलिए ये न्यूज में आया है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है, ये इसका क्या है, कंटेक्स्ट है। इसके बाद अपन देखें कि ऐसा मतलब इसके बारे में अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप घर में जाके एंग्लो जो है अपना जो एंग्लो
वॉर है आपका, ठीक है ना, वो आप देख के आए। एंग्लो नेपाली जो आपका वॉर है आपका, आंग्ल नेपाल युद्ध बोला जाता है उसको, या एंग्लो नेपाली युद्ध बोला जाता है, तो उसके बारे में जानकारी आप एकत्रित करें और उसके बारे में आंसर भी लिखें। लास्ट में आज से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको मेंस के हिसाब से दूंगा, जो आप डेली प्रैक्टिस करके, और टेलीग्राम में जो चैनल है उसमें @ आप ढूंढेंगे जो ISPCS ज्ञान करके, ISPCS ज्ञान करके ढूंढेंगे, और वहां पे आप लोग रेगुलरली पोस्ट किया करिए। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो होगी इंप्रूव होगी, है ना। तो डेली आज से अपन ये इनिशिएटिव चालू करेंगे कि मिनिमम 1 क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए दूंगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम धीरे धीरे चले, एक एक क्वेश्चन भी करते चले, तो 1-2 महीने के अंदर उत्तरोत्तर अपने अंदर आप सुधार पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो एंग्लो नेपालीज वॉर था 1814 से 16 के बाद, उसी के बाद जो है ये गोरखा रेजिमेंट का विषय आया था 1815 में, जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि भैया अब रिक्रूट करेंगे गोरखा सोल्जर्स को, ठीक है ना। तो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हो गया हमारा भारत राष्ट्र, संप्रभु हो गया 1947 में, तो इसके बाद गोरखा सैनिकों की लगभग बात करें तो 10 रेजिमेंट्स थी, है ना, ब्रिटिश सेना में। तो इनका बंटवारे को लेके मतलब विषय आया कि भैया इनका बंटवारा करना पड़ेगा, तब जाके ब्रिटेन और इंडिया और नेपाल के बीच में जो है आपका त्रिपक्षीय समझौता होता है, उसी को उन्होंने निरर्थक बताया है, ठीक है ना। क्योंकि इस समझौते के तहत जो ब्रिटिश आपका एम्पायर था, उसके गोरखा रेजिमेंट्स को इन मतलब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बांट दिया गया था, ब्रिटेन के बीच में बांट दिया गया था, और ये बोला गया था, उनको एश्योर किया गया था कि भैया जो आपके गोरखा सोल्जर्स हैं उनको दोनों सेनाओं में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या आपकी ब्रिटिश आर्मी हो, उसमें उनको बिल्कुल उनके तरह ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उन्हीं के तरीके से उनको वेतन, सैलरी, भत्ते, सुविधाएं, पेंशन वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। और नेपाल ने मतलब अब अगर आप देखेंगे तो नेपाल द्वारा जो गोरखा सैनिकों के सुरक्षित भविष्य के संदर्भ में जो यूनाइटेड किंगडम की ये जो समझौता थी, उसको समीक्षा करने के लिए एक पत्र लिखा उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को, नेपाल ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि 1947 में जो ये समझौता किया गया है, इस समझौते को अब समाप्त करने का समय आ गया है, ठीक है ना। और अगर अभी करंट सिनेरियो में हम देखें तो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उसमें लगभग 3% जो है आपके गोरखाओं की संख्या वहां पर विद्यमान है, मतलब गोरखा सोल्जर उनमें है, ठीक है। और 2015 में आप देखेंगे तो गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में लगभग 200 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 1815 से 200 वर्ष आपके पूरे हो गए। ब्रिटिश सेना में जो गोरखा सोल्जर हैं उनको काफी मतलब ब्रेव और खूंखार और लॉयल माना जाता है और वफादार माना जाता है, और उनको बहुत ज्यादा सम्मान भी दिया जाता है। सेना में गोरखाओं को जैसे इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है, उसके अलावा जो इंजीनियरिंग कोर वाला, लॉजिस्टिक कोर वाला है एरिया होता है, उसमें भी उनको रिक्रूट किया जाता है। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी थी ये। अब अपन जो है इनका अगर इसमें कुछ और भी देखें तो वो सेम चीज लिखी हुई है कि ये अपने हथियार के लिए, खुखरी के लिए, इनकी अपनी विशेष जो इनकी आकृति है और इनकी हिस्टोरिकल जो इनका मतलब उपयोगिता है, उसके लिए ये फेमस है, ठीक है। और ये ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी गोरखा रेजिमेंट के प्रतीक चिन्ह के रूप में विद्यमान है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नॉर्मल सा फैक्ट है कि क्वीन जो आपकी क्वीन है एलिजाबेथ जो सेकंड थी, उनके जो मतलब उनकी जो सुरक्षा करने वाले अधिकारी हैं वो 2 निजी गोरखा अधिकारियों द्वारा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब प्रीलिम्स वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि मतलब जो आपकी रानी है एलिजाबेथ, उनको कौन सुरक्षा दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गोरखा का संदर्भ था, न्यूज़ में था, इसलिए ये फैक्ट यहाँ पर रखा गया है। अब अपन नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड है, जो JNK को लेके, जम्मू एंड कश्मीर को लेके इस समय टेक्स्ट में आया है, न्यूज में आया है। एक क्वेश्चन जो आपके मेंस के लिए आपको मैंने अभी बोला कि आज से अपन ये इनिशिएटिव चालू करेंगे, तो एक क्वेश्चन आप लोग जो मतलब लिख के और पोस्ट करिएगा @ जो आपका ISPCS ज्ञान टेलीग्राम में एक चैनल है वहां पर, तो आप यही क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मॉडर्न से है ये कि 1814 से जो 16 तक आपका एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ है, उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, ठीक है। किसी भी युद्ध के जो आंसर लिखा जाता है ये 2 ही स्तर पर लिखा जाता
आता है, दो ही आयाम होते हैं कि भैया क्या कारण था कि युद्ध हुआ और उसके क्या फिर परिणाम हुए। तो परिणाम में फिर क्या दीर्घकालिक परिणाम हुए, क्या तात्कालिक परिणाम हुए, कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, दीर्घकालिक कारण क्या था। तो ये आप एक क्वेश्चन लिख के वहां पर पोस्ट करिएगा और उसके संदर्भ में आप सुगौली संधि के बारे में भी उसमें लिखिएगा, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो अपना न्यूज है उसकी तरफ चलते हैं। और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड है, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड आपकी न्यूज है। और ये जेएनके के कारण, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कि जो जेएनके है अब उसको 370 जो है उसको क्या जो विशेष स्पेशल जो स्टेटस दिया गया था वो हटा दिया गया है। अब वो भारत के अंतर्गत ही आ गया है, ठीक है ना। चाहे वो राज्य हो बनाया गया हो, जम्मू कश्मीर लद्दाख को चाहे यूटी बनाया, कुछ भी हो, तो वह भारत संघ के अंतर्गत पहले भी था लेकिन अब अभिन्न रूप से आ गया, क्योंकि उनको जो स्पेशल स्टेटस प्राप्त था वो अब नहीं रह गया है, ठीक है ना। और उसी के साथ आप जानते हैं कि जो आपकी आर्टिकल 35A है जिसमें स्पेशल प्रोविजन था जेएनके को लेके, वो भी अब स्क्रैप कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जब ये लास्ट ईयर जब विशेष दर्जा समाप्त किया गया तो वहां किसी तरीके का अनरेस्ट ना हो, किसी तरीके की अशांति अराजकता ना हो, तो पब्लिक सेफ्टी जो एक्ट वहां पर इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन अभी समस्या यह है कि लगभग एक साल से भी, एक साल हो गया, एक साल के बाद भी वहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है ना, जेएनके की, वो अभी हाउस अरेस्ट हैं। लगभग मतलब 2 दर्जन से भी ज्यादा जो रीजनल पार्टीज के मेंबर्स हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, वो अपने घरों में नजरबंद उनको करके रखा गया है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में कि भैया इससे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। तो ये न्यूज में ये आपका पब्लिक सेफ्टी जो एक्ट है वो आया। अब यहां पर हमको पढ़ना क्या है कि जो निवारक आपका जो निवारक जो भी आयाम होते हैं जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत संविधान में बताए गए हैं, उसके बारे में आप जाकर पढ़ें और उसके बारे में एक मीन्स का भी आंसर लिखें, ताकि आपको वहां से कंटेक्चुअल जानकारी भी मिल जाए और विश्लेषणात्मक क्षमता भी वहां से आपकी विकसित हो, ठीक है ना। तो अब इसके संदर्भ में क्या क्या मतलब कॉन्सर्न है, क्यों ये मुद्दा उठा है, तो ये लिखा गया है कि बिना भी मतलब बिना कोई मतलब प्रशासनिक आदेश के किसी को गृह में मतलब घर में नजरबंद करना, है ना, डिटेंट करना, उनको डिटेंशन करना, हाउस डिटेंशन करना, ये आपका इलीगल है, अनलॉफुल है वो, ठीक है ना। और ये अगर किसी को भी इस तरीके से अगर निवारक निरोध के अंतर्गत डिटेंशन किया जाएगा तो वो उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और उनकी जो पर्सनल उनकी लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका भी हनन है ना। ये इस संदर्भ में क्या है, कॉन्सर्न है। और यहां तक कि अगर देखा जाए तो जेएनके की जो कोर्ट्स वगैरह हैं, वहां पर जो उनकी याचिकाएं हैं, जो ये नजरबंद लीडर्स वगैरह हैं, उनको उनकी सुनवाई भी नहीं हुई है और उनको उनके मतलब गवर्नमेंट की ही दया भाव में छोड़ दिया गया है, मर्सी पे मतलब उनको रखा गया है। तो ये जो है समस्या उत्पन्न हुई है, उद्भव हुई है, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन देखें तो जेएनके की बात करें तो उनका जो होम डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उसने एस्टिमेट करके बताया है कि 5 अगस्त की कार्यवाही के पश्चात से लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों को इस एक्ट के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है। यह बहुत बड़ा नंबर है और इसीलिए ये यहां पर समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। अब इन हिरासत में लिए गए लोगों में कौन है, जो पत्थर फेंकने वाले स्टोन पेल्टर्स थे, लॉयर्स थे, सेपरेटिस्ट थे, जो अलगाववादी नेता वगैरह थे, हुर्रियत के नेता वगैरह थे, है ना, और जो आपके प्रो इंडिया पार्टीज के जो नेता थे, है ना, उनको यहां पर हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में जो लिए गए लोग हैं जिनको रखा गया है वो 250 कश्मीरी लोग हैं जो अभी भी जो यूटी के बाहर की जेलों में वहां पर बंद हैं, है ना। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको बिल्कुल याद नहीं करना है कि 250 है कि 300 है ना, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 6 अगस्त 2019 के समय की बात कर रहे हैं कि 6 अगस्त 2019 से जो श्रीनगर है और श्रीनगर में जो जेएनके है आपका केंद्र शासित प्रदेश के जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 600 से अधिक जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं हैं वो दायर की गई हैं। मतलब हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या, बंदी को प्रत्यक्षीकरण मतलब जो जिसको भी हिरासत में रखा गया है उसको सशरीर उपस्थित किया जाए, है ना। तो आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने की शक्ति है जिसके द्वारा वो भारतीय नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना, संरक्षण प्रदान करता है। तो और भी रिट्स के नाम आपने सुन रखे होंगे, जैसे आपका उत्प्रेषण है ना, और आपका ये मैंडमस तो आपने देख ही लिया यहाँ पर,
उसके अलावा एक आपका प्रतिषेध होता है जिसको प्रोहिबिशन बोला जाता है, एक आपका क्यू वारंटो होता है, एक आपका मैंडमस है जो इसमें मतलब नहीं मेंशन नहीं है। इसमें जो मेंशन है आपका वो हैबियस कॉर्पस रिट है, जिसमें जो भी मतलब हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसको सशरीर उपस्थित होने के लिए न्यायालय रिट जारी करती है। तो 5 तरीके की रिटों का प्रावधान है हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू रिट जारी करती है? वो आपका 226 है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और आर्टिकल 226 में कौन कर सकती है? आपकी हाई कोर्ट कर सकती है रिट जारी। तो 5 तरीके की रिट हो गई, हैबियस कॉर्पस हो गई, मैंडमस हो गई, क्यू वारंटो हो गया, प्रोहिबिशन हो गया और सर्टियोरेरी हो गए जिसको उत्प्रेषण बोला जाता है। ठीक है ना? तो इसमें यह बताया गया है कि 600 से अधिक लोगों के लिए ये याचिकाएं दायर की गई हैं, है ना, जो अपन बात करें हैबियस कॉर्पस की। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो इसमें जो जारी की गई है ये रिट, उसमें जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा आज तक इन मामलों में 1% जो केसेस हैं उनका भी फैसला नहीं किया गया है, उसमें भी निर्णय नहीं आया है। ठीक है, ये जो आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट है आपका, उसको JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 भी बोला जाता है, जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आपको पता होगा कि इसका जो अभिप्राय है वो ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अभियोग के लिए दंड देना नहीं, बल्कि ये एक प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या? कुछ होने से पहले, जैसे टीका लगाना, है ना, और बाद में तबीयत खराब होने के बाद ट्रीटमेंट लेना। तो एक क्यूरेटिव हो गया, अगर डॉक्टर के पास आप जाके ले रहे हैं और आपने किसी बीमारी से बचने के लिए टीका लगवा लिया, तो एक तरीके का टीका है ये कि भैया कोई अपराध होने से पहले एक संदेह के संदर्भ में उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए यह प्रावधान किया जाता है। और ये जो इसमें डिटेंशन वगैरह किया जाता है उसके जो आधार हैं आपके, एक तो आपका सिक्योरिटी हो गया, स्टेट का मतलब राज्य की सुरक्षा हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, कम्युनिटी वगैरह की जो इसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए, और जो आपके विदेशी संबंध होते हैं या भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई भी आधार होगा तो वहां पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? मतलब नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है, वही यहां पर लिखा गया है। इस कानून के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 16 ईयर से अधिक का अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको बिना सुनवाई के 2 साल तक मतलब हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान की गई है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसीलिए इसमें विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और उसमें जो आधार है वही जो राज्य की सुरक्षा का, अगर मतलब राज्य की सुरक्षा से संदर्भित किसी तरीके की आशंका होगी तो उनको प्रशासनिक हिरासत में 2 साल तक के लिए रखा जा सकता है। और पब्लिक ऑर्डर के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अगर बात करें तो वहां पर 1 वर्ष के लिए उनको प्रशासनिक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी थी इसके बारे में, है ना। तो आप लोग जाके बिल्कुल ध्यान से जो आपका निवारक जो आर्टिकल आपका 22 है उसके अंतर्गत किस तरीके से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है, और आपका डिटेंटिव जो ये प्रोविजंस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सुने होंगे इसके अंतर्गत, है ना, जो लाए गए थे। जैसे 1950 की बात करें अगर अपन, तो निवारक निरोध कानून आता है। उसके बाद मीसा का नाम सुना होगा आपने, कोहेपोसा का नाम सुना होगा, रासुका का नाम सुना होगा, टाडा का नाम सुना होगा। तो इन सब के बारे में आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी जो 100वीं पुण्यतिथि है उसके संदर्भ में है। तो अब जैसे ही हमको यहां पर दिखाई दिया कि भैया ये 100 वर्ष उनके पुण्यतिथि के हैं, है ना, तो जो भी यूपीएससी अगर देखता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, स्टेट पीसीएस के, कि भैया 100 वर्ष हो गए या 75 वर्ष हो गए या 200 साल हो गए, है ना, या 50 वर्ष हो गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपको जाके क्या देखना है कि भैया जो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट थे, जो हमारे यहाँ गरम दल वाले नेता थे, नरम दिल वाले नेता थे, जो वो किस तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देते हैं। बाल गंगाधर जी का जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अरविंदो जी का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो कैसा था, इसके बारे में आप जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें आदरणीय जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनने 1 अगस्त 1920 को अंतिम सांस लिया था, और इसीलिए जो है उनके 100 साल पुण्यतिथि के पूर्ण हुए हैं। इसलिए ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इनकी लेगैसी के लिए अगर अपन बात करें तो आपको पता है गरम दल के नेताओं के बारे में आपने नाम सुना होगा, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय जी, तिलक जी और आपके विपिन चंद्रा जी, है ना, जो आपके क्या है, देखिए विपिन चंद्र पाल हैं ये, ठीक है ना, विपिन चंद्र पाल हैं आप। और ये तीनों के तीनों जो हैं आपके गरम दल के नेता हैं, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। विपिन चंद्र पाल हो गए आपके, और आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, और उसके बाद आपके लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। कुछ संज्ञा इनको दिया गया था, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा कि तिलक को जी को बोला गया था कि ये फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट हैं, और ये किसने बोला था, तो ऐसी ऐसी संज्ञा कौन देगा, तो ऐसी संज्ञा देंगे भैया जो कॉलोनियल हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, वही वही लोग तो देंगे जो उपनिवेशवाद को बनाए रखना चाह रहे थे, है ना। ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसा कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। लेकिन इसी के संदर्भ में जेएलएन ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बोला था कि फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि आप देखे होंगे कि ये हर सेक्टर में बहुत ज्यादा क्या थे, एक्टिव थे। 1894 में गणेश उत्सव मनाते हैं, ये सब जानकारियां जो है आप एकत्रित कर लीजिएगा, फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है। और इनका नारा जो है आप सभी को पता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। इस कल्पना से उन्होंने भारत देश को जो आपका औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए क्या संघर्ष जारी रखा था, और इन्होंने लोगों को, मतलब देखिए वर्तमान, इन्होंने एक काम यह भी किया था कि वर्तमान की हीनता का जो प्रत्युत्तर है वो अतीत के गौरव से देने का प्रयास लगातार करेंगे, ठीक है ना। और लोगों के सेंटिमेंट्स को, नेशनलिज्म को जगाने में इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, ठीक है ना। तो गणेश जो उत्सव है, गणेश चतुर्थी, शिवाजी उत्सव जो है, इन्होंने मतलब उसमें बहुत सारे जो समारोह हैं वो उन्होंने प्रस्तावित किया था, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देने के लिए ही इन समारोहों का सृजन किया था, ताकि मतलब सेंटिमेंट्स के लेवल पे राष्ट्रीय भावना जो है, राष्ट्रीय चेतना जो है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से जो सेंटिमेंट्स हैं, राष्ट्रीय चेतना का जब तक उभार नहीं होगा कोई भी राष्ट्र जो है वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में इन्होंने इस तरीके से बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत अतुलनीय योगदान इन्होंने दिया है। इनके कुछ जो पत्र हैं उनके बारे में आप जानते होंगे कि जैसे मराठा एक न्यूज़पेपर था इनका जो इंग्लिश में पब्लिश होता था, और केसरी जो था आपका मराठी में पब्लिश होता था। ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इस बार। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्लेग वगैरह, जैसे ही आपकी जो 19वीं सदी के बिल्कुल अंत में जो अकाल और प्लेग वगैरह हो रहा था, तो उस समय जो नरसंहार हुआ, है ना, और उसके फलस्वरूप जो गवर्नमेंट बोलती यही थी, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यही बोलती थी भैया हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, हम संसदीय शासन प्रणाली के हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना, हम आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, आपके ही विकास के लिए, आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके की जो जिम्मेदारी वाला काम उन्होंने नहीं किया, और गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए उन्होंने वहां पर तिलक ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि भैया अकाल राहत कोष के बारे में भी, और उनके संदर्भ में जो वो न्यूट्रल थे, उदासीनता दिखा रहे थे, उनके संदर्भ में उन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इसके अलावा आपको पता होगा बहुत ही फेमस चीज है कि इनके ही आर्टिकल से इंस्पायर्ड होकर जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने असैसिनेशन किया था किसका, जो कमिश्नर थे आपके रैंड और आईएस जो थे आपके, ठीक है ना। कब किया था उन्होंने, 22 जून आपका 1897 की बात है। और इसी के संदर्भ में फिर इनको 18 महीने की जेल की गई थी, और उसमें जो लगाया गया था वो सेडिशन लगाया गया था। बोले भैया कि ये सेडिशन है, अभी भी सेडिशन का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा हुआ था 2-3 साल से। सेडिशन का मतलब ये कि किसी भी तरीके की जो है आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस संदर्भ में वो माना जाता है, इसलिए उसको कॉलोनियल रूल बोला जाता है कि भैया लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, आप सेडिशन लगा के किसी को भी बंद कर दोगे तो वो लोकतंत्रात्मक जो मूल्य है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, उसमें वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिक्षा के मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे तो ये फाउंडिंग फादर थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, जो इन्होंने क्रिएट की थी 1884 में। तो देख रहे हैं आप बहुआयामी स्तर पर किस तरीके से ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो एक सोसाइटी जो स्टैब्लिश की गई थी, फर्गुसन कॉलेज, है ना, मतलब एक सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी फर्गुसन कॉलेज 1885 में, उसमें
पोस्ट जो सेकेंडरी स्टडीज होती हैं वो वहां पर संपन्न कराई जाती थी। तो वहां पर जो तिलक जी थे वो वहां पर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ठीक है। और ये मैथ्स के बहुत अच्छे विद्वान भी थे, ठीक है। तो ये कुछ तिलक जी के बारे में जानकारी थी। और इसके बाद जो हमारी न्यूज़ है वो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में है, ठीक है। बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये जो आपकी नेशनल ट्रांजिट जो आपका पास सिस्टम है। तो इसमें यही जानना है हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ये किसके लिए मतलब ये किस से रिलेटेड है, किससे संदर्भित है। तो ये जो है आपका ये जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ये टिम्बर के लिए, मतलब आपके लकड़ी के लिए, बैम्बू जो है आपका बांस के लिए, और जो अन्य वन उपज है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके लिए ये ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पारगमन के लिए यह सिस्टम बनाया गया है ना। मतलब ट्रांजिट पास सिस्टम के लिए इसको बनाया गया है। ऑनलाइन सिस्टम है ये, इसलिए याद करना है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। और इसको हम बिल्कुल यूज भी कर सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो हमारे दैनिक जीवन के अनुप्रयोग में किया जा रहा है, जो आपके थर्ड पेपर में डायरेक्टली मेंशन है यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है। तो अब ये जान लेते हैं कि भैया इसको किसने स्टार्ट किया। जब कोई भी सिस्टम, कोई भी योजना वगैरह आती है तो उसमें हमको यही देखना पड़ता है कि कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सी संस्था उसको लॉन्च कर रही है, इसके बेनिफिशियरी कौन है, जो उसको लाभार्थी कौन से हैं, ठीक है। और इसमें कौन से महत्वपूर्ण जो है वो प्रावधान है, ठीक है। तो इसको जो शुरू करने वाला जो संस्था है आपकी वो कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी मतलब इस परियोजना को, इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया है वो कहां कहां किया गया है? मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये दो स्टेट्स के आपको नाम याद रखने हैं। अब इसमें हमको ये देखना है कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब इसका जो कार्य प्रणाली है, क्रियाविधि है, वो किस तरीके की है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जो एप्लीकेंट है जिसको मतलब इसमें यूज करना हो इसको, तो जो एप्लीकेंट है हैज टू रजिस्टर इन द सिस्टम, देयर आफ्टर द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अ ट्रांजिट पास। मतलब वो ऑनलाइन जो है अपने आप को रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद वो ट्रांजिट पास के लिए अपने जो ट्रांजिट पास है मतलब आवागमन के लिए फिर उनको जाना नहीं पड़ेगा, उनको वहीं से ट्रांजिट पास मिल सकता है, वहीं से ऑनलाइन वो आवेदन कर देंगे, ठीक है ना, सिस्टम में बैठ के। उसके बाद अगर अपन देखें तो एप्लीकेशन विल मूव टू कॉन्सर्न रेंज, जो आपके फॉरेस्ट ऑफिस होता है, जो भी संदर्भित आपका फॉरेस्ट ऑफिस होगा कंसर्न, वहां पर वो चला जाएगा एप्लीकेशन। आफ्टर फॉलोइंग स्टेट स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन ट्रांजिट पास विल बी इशूड। मतलब अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। तो वहां पर क्या होगा? टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है, इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, है ना। और लोग भी जो है वो प्रोत्साहित होंगे कि भैया अब तो ये घर बैठे काम हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो इसको किया जाए। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा? इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर जो है वो क्या देखा जाएगा कि वहां पर जो दोहन है, जो उसका ऑपरेशन है, वो अपने आप लोगों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन देखें तो इसमें जो ई पेमेंट सिस्टम है, इसमें जो पेमेंट सिस्टम है वो ई पेमेंट सिस्टम है। मतलब पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल। मतलब मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल से क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। किसके पहले? जो आपका ट्रांजिट जो पास मिलेगा उसको डाउनलोड करने से पहले, है ना। और फिर उसके जो ट्रांजिट पास है उसका सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर लिए पेमेंट करके, और फिर आप अपना कार्य जो है विधिवत तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया कि इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया ये। और इस क्षेत्र के लिए ये क्या हो गया? एक तरीके से इंसेंटिव की तरह काम करेगा। इसके बाद अगर अपन देखें तो एप्लीकेंट विल रिसीव मैसेज ऑफ इश्यूअर्स, मतलब उनको क्या करेगा? इशू होने के लिए जो इश्यूएंस दिया जाएगा उसका एक मैसेज एप्लीकेंट को रिसीव होगा। देन ट्रांजिट पास कैन बी डाउनलोडेड एंड व्यूड इन सॉफ्ट कॉपी, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। पेमेंट करने के बाद मैसेज आ जाएगा, फिर वो वहीं से डाउनलोड कर लेंगे और फिर वो उसको यूज कर पाएंगे। अब इसका महत्व क्या होगा? जो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि इसके लिए फिर कार्यालयों का चक्कर नहीं मतलब काटना पड़ेगा लोगों को। और जो परमिट है टिम्बर के लिए, बैम्बू के लिए, जो और अदर आपके माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, है ना, तो विदाउट फिजिकली गोइंग टू फॉरेस्ट ऑफिस, मतलब वो उसको अवेल कर पाएंगे विदाउट वहां पर गए, मतलब बिना भौतिक रूप से वहां उपस्थित हुए वो उसको अवेल कर पाएंगे। तो रिप्लेस मैनुअल पेपर बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम बाय ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। तो इससे पेपरलेस काम को भी क्या होगा?
बढ़ावा मिलेगा, इससे संसाधनों की भी बचत होगी, लोगों के समय का बचत होगा, ठीक है ना, और वो उसके लिए प्रोत्साहित होंगे, तो इस क्षेत्र को यहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो इस तरीके का व्यापार होगा उसमें ईज ऑफ डूइंग का, जो मैंने ऊपर ही बता दिया कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संदर्भित होगा। उसके अलावा मोबाइल ऐप की सहायता से मूल से गंतव्य तक राज्य की सीमाओं पर निर्बाध आवाजाही हो जाएगी, है ना, मतलब ऑनलाइन ही उन्होंने एक्सेस कर लिया, तो जो ओरिजिन है और ओरिजिन से जो डेस्टिनेशन है मतलब राज्यों की सीमाओं के अंतर्गत, तो वहां उनकी मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है, वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है ना, वो बिल्कुल मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्रिवेंट हार्डशिप्स ऑफ टिम्बर एंड बैम्बू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स इन ऑब्टेनिंग परमिट्स एंड एट फॉरेस्ट चेक पोस्ट, मतलब जो उनको कठिनाइयाँ पहले होती थी कि चेक पोस्ट वगैरह में जाना पड़ता था परमिट लेने के लिए, चक्कर काटने पड़ते थे, आपको पता है कि किस तरीके से ऑफिस में जो हमारे यहाँ हायरार्किकल प्रॉब्लम होती है ना, तो उन सब प्रॉब्लम का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ हो गई आपकी, और अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो जो पहला आपका यहाँ पर एमसीक्यू है वो है आपका स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से रिलेटेड है। तो स्मार्ट इंडिया जो हैकेथॉन है आपका, जो हैकेथॉन बोलते हैं उसको, तो 2020 का, उसके बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहां से पिक करना है। तो पहला ये कि इट्स कॉन्सर्न्ड विथ बिजनेस प्रोफेशनल्स ओनली, एक तो पंक्चुएशन है, दूसरी चीज ये है कि भैया जो प्रोफेशनल्स के लिए ही केवल होगा, तो प्रोफेशनल्स तो पहले से ही क्या है, उनको तो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और वो पहले से ही मतलब उन्नयन की ओर अग्रसर हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल आदमी के लिए भी है, तभी तो उनको प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट जो है इसका, कि इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2017 में हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन है, तो ये जो है आपका हैकेथॉन, वो आपका HRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कंडक्ट कराता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका वो भी ठीक है, कि ये दैनिक जीवन में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहां पर उन समस्याओं को, जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम होती हैं, वो उनको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से नए आयामों की ओर बढ़ा जाएगा, इनोवेशन लाया जाएगा, है ना। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ए गलत था अपना, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए तो है, उनके साथ साथ नॉर्मल लोगों के लिए भी है, ताकि उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहां पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है। तो पहला ये कि जो भारत एयर फाइबर सर्विस है आर इंट्रोड्यूस्ड बाय BSNL एज पार्ट ऑफ स्किल इंडिया इनिशिएटिव। अब भैया ये स्किल इंडिया की बात कहां से आ गई, ये तो डिजिटल इंडिया है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका पहला यहां से गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि इट एम्स एट प्रोवाइडिंग वायरलेस कनेक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द BSNL लोकेशंस, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है आपका, और बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है आपकी कि इसका जो लक्ष्य है वो BSNL जो आपका स्थान है, मतलब BSNL के द्वारा जो पर्टिकुलर जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहां से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी को क्या करना, उपलब्ध कराना, उसकी कनेक्टिविटी वो प्रदान कराता है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका ढोले के बारे में है, जिसको सोन कुत्ता बोला जाता है हिंदी में, और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। इसको मतलब इंडियन वाइल्ड जो है आपका, इंडियन वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंडियन वाइल्ड डॉग्स भी बोला जाता है, और इसको ढोले भी बोला जाता है, ठीक है ना, ढोल या ढोल्स बोला जाता है इनको, ठीक है। ये मतलब वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में मतलब बहुत जगह पाया जाता है ये। अगर आप देखेंगे इसके, अगर हम क्षेत्रीय विस्तार की बात करें ढोल्स की, तो ये जो है आपके पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, है ना, मिडिल इंडिया में, ईस्टर्न घाट साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में, और उत्तर भारत का जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, और हिमालयी क्षेत्र में भी, सिक्किम और लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि ये जो है वाइल्ड लाइफ जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है ना, वन्य जीव जो आपका अधिनियम है ना, जो वाइल्ड लाइफ आपका एक्ट है, वन्य जीव जो अधिनियम है आपका 1972-73 वाला, तो उसमें ये शेड्यूल जो है उसकी शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत आता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 2 के अंदर आता है, मतलब जो उसकी अनुसूची 2 है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। और ये IUCN की इंडेंजर लिस्ट के अंतर्गत है, ठीक है ना। और तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया।
दूसरा ये कि ये मुख्य रूप से जो है समशीतोष्ण मतलब टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपका जो है ये टेम्परेट रीजन का यहाँ पर संदर्भ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला आपका सही है। तीसरा देखते हैं कि इसे साइट्स की जो परिशिष्ट है, जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है, तो उसकी भी सेकंड अपेंडिक्स के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो अब यहां से आपको चाहिए कि सारी जो इनकी अपेंडिक्स है, साइट्स किस तरीके से काम करती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या मेन प्रोविजन है, उसके बारे में आप एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, और लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये ओमनीवोरस एनिमल है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आपका कार्निवोरस है, इसलिए लास्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब इसका आंसर आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपका डी में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और अपने को करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, पिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो एनजीटी है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने अगत्ती जो अपना आइलैंड है, द्वीप है, वहां पर जो नारियल के पेड़ों की जो कटाई है ना, जो कोकोनट ट्रीज की जो वहां पर कटाई की जाती है, उसमें इंतरिम रोक लगा दी गई है, मतलब इंतरिम स्टे लगा दिया है, ठीक है ना। ये जो आपका अगत्ती आपका आइलैंड है, ठीक है ना, जो आपका अगत्ती आपका आइलैंड है, ये आपका लक्षद्वीप में है और ये एटॉल है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि ये एटॉल है, और आपने एटॉल पढ़ा होगा, रीफ पढ़ी होगी, तो रीफ में फ्रिंजिंग होती है, बैरियर होती है, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो जो एटॉल है ये, और ये लगभग जो है आपका 7.6 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और यहाँ पर अभी अभी एनजीटी ने वहाँ पर नारियल के पेड़ों की मतलब कटाई पर रोक लगा दी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरे की बात करें तो जो यूएई है आपका, वो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एट द बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हैज स्टार्टअप, मतलब संयुक्त अरब अमीरात का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो स्टार्ट हो गया, उसका नाम है आपका बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल सही जानकारी है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट जो है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका रशिया में स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है। तो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर जो है आपका वो डी ऑल हो जाएगा। तो आज की प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, धीरे धीरे एक और दो क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करिए आप। ज्यादा क्वेश्चन लिखने से अच्छा है कि हम एक क्वेश्चन को लिखें, उसको पढ़ें और वापस से रिव्यू करें, और दोबारा लिख के हम खुद उसको चेक करें, ठीक है, कि कैसा है, और आप उसको पोस्ट करिए रेगुलर। जो आपका टेलीग्राम में एक चैनल है जो मैंने आपको एड्रेस बताया कि IAS PCS ज्ञान में, तो वहां पर उसको रिव्यू भी किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।